भारतीय महिलाओं के मुद्दों का पश्चिमी मीडिया द्वारा पक्षतापूर्ण चित्रण। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। मानवीय सरोकार या सनसनीखेज विषय वस्तु। भारतीय समाज को जबरन पितृसत्तात्मक दिखाने का कथानक गढ़ता पश्चिमी मीडिया। कुछ वर्ष पूर्व एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए कार्यरत एक महिला पत्रकार के रूप में मुझे अधिकतर परामर्श दिया जाता था कि यदि मैं भारत में महिलाओं से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग करने पर ध्यान केंद्रित करूं तो यह मेरे कैरियर के लिए अच्छा होगा। अब जब मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करती हूं, तब भी मुझे कुछ इसी प्रकार का परामर्श सुनने को मिलता है। तीसरी दुनिया के देशों की महिलाओं पर केंद्रित मानवीय रुचि की कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत लोकप्रिय मानी जाती है। यूजन विमेन वेबसाइट के समाचार और कहानियां अनुभाग पर एक दृष्टि मात्र डालने से पता चलता है कि ये पूरा तंत्र कैसे काम करता है। हाल ही में प्रकाशित अधिकांश कहानियां यह धारणा बनाती है कि केवल कुछ देशों की महिलाओं को ही यौन शोषण, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, रोजगार के असमान अवसर आदि मुद्दों का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी मीडिया द्वारा वैश्विक दक्षिण की महिलाओं के मुद्दों की कवरेज सदा से एक घिसे पिटे धरे पर चली आई है। ये एक फार्मूले की भांति है जिसके अंतर्गत अधिकतर इसी प्रकार की कहानियों को बताया या दिखाया जाता है, जिनकी कथावस्तु इस बात पर केंद्रित रहती है कि किस प्रकार से पश्चिमी गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप और पहल से भारत जैसे देशों की महिलाओं का जीवन बदल गया। भारत जैसे देशों की स्थानीय महिलाओं के लिए गए साक्षात्कारों पर केंद्रित ये कहानियां पाठकों को मानवीय संवेदना से जोड़ने के नाम पर इन महिलाओं के जीवन की वास्तविकताओं का सनसनीखेज और अतिरंजित संस्करण प्रस्तुत करती है। कथावस्तु में ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये पश्चिमी गैर सरकारी संस्थान इन स्थानीय महिलाओं को पितृसत्ता के दमनकारी चंगुल से बाहर निकाल रहे हों। संपादकीय हुकाव इन साक्ष्यों को पक्षपाती और एकतरफा परिप्रेक्ष्य देता है और यह धारणा बनाता है कि इन देशों में कुछ अंतर्निहित है जो महिला विरोधी है। भारतीय महिलाओं के मुद्दों की मीडिया कवरेज सैद्धांतिक रूप से तो एक उत्तम पहल लगती है, परंतु व्यावहारिक कसौटी पर यह कुछ खरी नहीं उतरती। इस प्रकार की मीडिया रिपोर्टिंग प्राय भारतीय महिलाओं और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को लेकर पश्चिम की रूढ़िबद्ध धारणाओं को हवा देने का कार्य करती है। पश्चिमी मीडिया भारतीय महिलाओं के वृहत अनुभवों की पृष्ठभूमि को सनसनीखेज बना उन्हें जबरन एक ऐसे कथात्मक ढांचे में फिट कर देता है जो पितृसत्तात्मक भारत को प्रगतिशील पश्चिम के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करता है। इनमें से अधिकांश कहानियों का यही सार होता है कि भारतीय महिलाएं आत्मनिर्भर और उन्नतिशील तभी कहला सकती है जब वह अपनी पितृसत्तात्मक पृष्ठभूमि यानी भारतीय मूल्यों को चुनौती देती है और पश्चिमी प्रगतिशील जीवन शैली के रंग में ढल जाती है। उदाहरण के लिए, मार्च 2024 में वोग इंडिया में प्रकाशित एक कहानी भारत के ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को एक कथात्मक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें एक भारतीय महिला फोटोग्राफर द्वारा इन ग्रामीण महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन के चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। कहानी के विवरण में कहा गया है, अस्थाना सहज रूप से बहनापे की कहानियों की ओर आकर्षित होती है। उन महिलाओं की कहानियां जो प्राय अनदेखी और अदृश्य सी हाशिए पर जीवन व्यतीत करती है, ऐसी महिलाओं की जो असफलताओं, रूढ़ियों और रूढ़िगत ऐचों की बेड़ियों को तोड़ रही है। लेख में इन चित्रों को प्रदर्शित करके इन महिलाओं के प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करने का दावा किया गया है, परंतु विडंबना यह है कि यह केवल पश्चिमी या अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों के स्वादानुसार इन महिलाओं की जीवन शैली को एक ऐसे दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है जो कि पश्चिमी दुनिया को लुभा सके। इस प्रक्रिया में यह जीवंत महिलाएं एक संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तु मात्र बन के रह जाती है। अब प्रश्न यह है कि आपने पितृसत्ता, स्त्रीद्वेष आदि से जुआती पश्चिमी महिलाओं के ऐसे कितने प्रामाणिक चित्र देखे हैं? शायद कोई भी नहीं। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि वैश्विक दक्षिण की महिलाएं ही अधिकतर ऐसी मानवीय रुचि की कहानियों का विषय बनती है। यह लेख भारतीय महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों पर पश्चिमी मीडिया के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक अनुभाग किसी विशेष मुद्दे पर मीडिया की कवरेज की विवेचना करेगा और उसमें निहित पूर्वाग्रहों को उजागर करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही हम भारत में महिलाओं के मुद्दों पर पश्चिमी मीडिया की कवरेज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन यह केवल पश्चिमी मीडिया ही नहीं बल्कि पूरा मीडिया, अकादमिक और बुद्धिजीवी तंत्र है जो भारतीय महिलाओं के मुद्दों के विशिष्ट प्रस्तुतिकरण हेतु प्रतिमान स्थापित करता है। भारतीय मीडिया, विशेषकर की मुख्यधारा का अंग्रेजी मीडिया,
महिलाओं के मुद्दों को कवर करने में पश्चिमी मीडिया की लीक का अनुसरण करता है। भारतीय समाज को जबरन पितृसत्तात्मक समाज के रूप में चित्रित करना। पितृसत्ता संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी मानवता जूझ रही है, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या सांस्कृतिक निर्देशांक कुछ भी हों। फिर भी पश्चिमी मीडिया भारत को पितृसत्ता की मूल भूमि के रूप में चित्रित करने हेतु अति आतुर है। यह नियमित रूप से भारत में महिलाओं के मुद्दों को स्थानीय महिलाओं द्वारा पितृसत्ता को चुनौती देने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। अधिकांश प्रस्तुतिकरण से यह धारणा बनती है कि भारतीय संस्कृति निहित रूप से पितृसत्तात्मक है। यहाँ तक कि भारत में महिलाओं के अधिकारों में वैध प्रगति को दर्शाने वाले मामलों को भी इस आख्यान को बेचने हेतु तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है कि पारंपरिक भारतीय संस्कृति अनिवार्य रूप से महिला विरोधी है। पिछले 15 वर्षों में द गार्डियन द्वारा भारत में महिलाओं के मुद्दों को कवर करने वाले कुछ लेखों की सुर्खियां पर जरा ध्यान दीजिए। मेरी दादी भारत में पितृसत्तात्मक भूमि अधिकारों को चुनौती दे रही है, मुझे उन पर बहुत गर्व है। भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है, इसे वास्तविकता का सामना करना चाहिए। मुझे एक अच्छी भारतीय महिला बनना चाहिए था। मैंने इसके बजाय स्वतंत्रता को चुना। मैं यहाँ हूँ, मेरी उपस्थिति की आदत टाल लो। भारत में दौड़ने वाली महिला का मतलब व्यायाम से कहीं अधिक है। वह स्वच्छंदता से जीता है, मैं भय में जीती हूँ। भारत की परित्यक्त पत्नियों की दुर्दशा और भारत महिलाओं के लिए इतना बुरा क्यों है? ये सनसनीखेज सुर्खियां पाठक को शुरू से ही भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह और घृणा से भर देती है, भले ही विषय कुछ अलग हो। अधिकतर सुर्खियां भारत के बारे में भयानक रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देती है, जिससे यह धारणा बनती है कि देश में कुछ स्वाभाविक रूप से बुरा है जो इसकी महिलाओं की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। लेख भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है, इसे वास्तविकता का सामना करना होगा। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण के विषय में बात करता है, जिसमें भारत को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश बताया गया है। एक और लेख जिसका शीर्षक है मुझे एक अच्छी भारतीय महिला बनना था, मैंने इसके बजाय आज़ादी को चुना, एक ऐसी भारतीय महिला की आत्मकथात्मक कहानी है जो पितृसत्ता की निंदा करती है और अपना अस्तित्व और छुपाने हेतु कथित तौर पर भारत की व्यवस्थित विवाह प्रणाली के चंगुल से बाहर निकलती है। मुझे अपने माता पिता की बात सुनने, अपने लिए एक पति खोजने और अपनी आवश्यकताओं को अनदेखा करने के लिए कहा गया था, परंतु मैंने अपना मार्ग स्वयं चुनने का निर्णय लिया, लेख का परिचय कहता है। संपूर्ण लेख एक महिला की सनसनीखेज व अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी है जो एक अच्छी भारतीय महिला होने का प्रयास करना छोड़ देती है, बेंगलोर में नौकरी पाती है और स्वतंत्र हो जाती है। लेख के अनुसार एक अच्छी भारतीय महिला होना और स्वतंत्र होना परस्पर विरोधी है। ये लेखिका एक दक्षिण एशियाई नारीवादी कार्यकर्ता है। भारत में महिलाओं का एक छोटा समूह काम पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देता है। हिंदू धर्म में पवित्रता का सम्मान करें, लैंगिक भेदभाव को अनदेखा करें, कोई आगंतुक नहीं, कोई शराब नहीं, 9 बजे तक घर, भारत में एक अकेली महिला के रूप में किराए पर रहना। ये पिछले कुछ वर्षों में द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेखों की कुछ सुर्खियां हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स भारत की बेटियां नामक एक श्रृंखला भी चला रहा है। श्रृंखला का प्रत्येक अध्याय एक भारतीय महिला की जीवन कहानी को नाटकीय रूप देता है, जो उसे भारतीय पितृसत्ता की पोस्टर गर्ल बनाता है। यह पत्रकारिता का सर्वाधिक वीभत्स एवं सनसनीखेज रूप है। आश्चर्य की बात है कि फिर भी ऐसे सम्मानित मीडिया प्रकाशन पत्रकारिता के नाम पर भारतीय महिलाओं की निजता पर अतिक्रमण करना जारी रखते हैं, जिन्हें शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि किस प्रकार उनकी कहानियों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि वैश्विक मंच पर भारतीयों और भारत की छवि को धूमिल किया जा सके और भारत उपहास का पात्र बनकर रह जाए। हिंदू त्योहारों को नारी विरोधी बताकर उनकी छवि धूमिल करना। पूरे विश्व में त्योहार बस त्योहार है, एक समुदाय की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, बस हिंदू त्योहारों को छोड़कर। वैश्विक मीडिया, अकादमिक और बुद्धिजीवी तंत्र ने हिंदू त्योहारों को पितृसत्ता की प्रदर्शनकारी के स्टडियो में परिवर्तित कर दिया है। पितृसत्ता की त्रुटियों पर कोई भी आलोचनात्मक व्याख्या हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों और परंपराओं की आलोचना किए बिना पूर्ण नहीं होती। करवा चौथ और रक्षा बंधन जैसे हिंदू त्योहार, जहां महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन्हें महिला विरोधी अनुष्ठानों के केस स्टडियों में बदल दिया गया है। विशेषकर करवा चौथ,
जिसके दौरान विवाहित महिलाएं एक दिन का उपवास रखती है और अपने पति की लंबी आयु हेतु प्रार्थना करती है। मीडिया में उपहास और निंदा का विषय रहा है। आज तक लिखे गए प्रत्येक पश्चिमी नारीवादी सिद्धांत को करवा चौथ पर जबरन थोप दिया गया है। हिंदू त्योहारों के विरुद्ध सामूहिक घृणा की ये पराकाष्ठा है। पश्चिमी मीडिया प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के इर्दगिर्द अत्यधिक सनसनीखेज और सतही लेखों की बौछार करता है और भारतीय मीडिया भी उनका अनुसरण करता है। आमतौर पर ये लेख भारतीय नाम वाली महिला पत्रकारों द्वारा लिखे जाते हैं, जो इस प्रकार की निराधार आलोचना को कुछ हद तक प्रामाणिकता प्रदान करता है। करवा चौथ डिजाइनर पहनावे में नारीवाद विरोधी, अक्टूबर 2016 में हफिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित एक लेख की हेडलाइन है। लेखिका श्रीनीता भौमिक करवा चौथ के विषय में कहती है, वह विवादास्पद त्योहार जहां महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती है। लेख का बाकी अंश करवा चौथ की आलोचना करने के प्रयास में लगा रहता है और इसे एक महिला विरोधी षड्यंत्र के रूप में चित्रित करता है, जहां महिलाओं को पूरे दिन भूखा रहने और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए विवश करके प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार की सतही और मूर्खतापूर्ण आलोचना कुल मिलाकर सभी प्रकार की करवा चौथ विरोधी विद्वत्ता का सार है। यह बकवास सभी तर्कसंगत सोच वाले लोगों को मूर्खतापूर्ण और अति आलोचनात्मक लग सकती है, लेकिन करवा चौथ जैसे हिंदू त्योहारों के विरुद्ध इस प्रकार की विषकारी लेखनी भारत और अन्य जगहों पर नारीवादी विद्वत्ता का एक बड़ा हिस्सा है। आइए द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक और लेख देखें। मेरी मां द्वारा खुद पर थोपा हुआ उपवास, मुझे उनके हिस्से की भूख महसूस होती है। नताशा सिंह द्वारा लिखा गया यह लेख 2009 में प्रकाशित हुआ था। यह एक अनिवासी भारतीय महिला का आत्मकथात्मक विवरण है। लेख का प्रारंभ हमेशा की तरह करवा चौथ के विरुद्ध व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण और भ्रामक बातों के साथ होती है कि कैसे इस अवसर पर उपवास करना लेखिका की मां के लिए एक बड़ी बात थी और कैसे यह सब लेखिका की समझ के परे है। फिर लेखिका के माता पिता के निजी जीवन का एक शर्मनाक नाटकीय रूपांतर होता है, जिन्हें पितृसत्तात्मक, रूढ़िवादी आदि के रूप में चित्रित किया गया है। फिर कहानी करवा चौथ की आलोचना से लेकर समग्र भारतीय संस्कृति की आलोचना तक पहुंचती है। यह पश्चिमी सभ्यता में पली बढ़ी एक भारतीय महिला की कहानी है, जो पश्चिमी संस्कृति के मानदंडों द्वारा ही भारतीय सभ्यता का अवलोकन करती है। लेखिका अपने माता पिता के बीच संबंधों की व्याख्या भी पश्चिम के लेंस से ही करती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पश्चिमी मीडिया भारतीय नारीत्व के चित्रण के मामले में केवल इस प्रकार के दृष्टिकोणों को ही स्थान देता है। इससे उनके एजेंडे और उसके मूल स्रोत के बारे में बहुत कुछ ज्ञात होता है। रक्षाबंधन एक और हिंदू त्योहार है जिसे पश्चिमी मीडिया द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक बहन द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की सरल और सुंदर परंपरा, जो बदले में उसे अटूट सुरक्षा प्रदान करती है, को पितृसत्ता, स्त्रीद्वेष, महिलाओं के उत्पीड़न और न जाने क्या क्या दर्शाने हेतु विकृत कर दिया गया है। फेमिनिज्म इन इंडिया एक ऐसा ही मीडिया पोर्टल है जो भारत में महिलाओं के मुद्दों के प्रतिनिधित्व की बात आने पर पश्चिम के संदिग्ध एजेंडे को आगे बढ़ाता है। नारीवाद और रक्षाबंधन एक संतुलन परंपरा 2019 में उनके द्वारा प्रकाशित इस लेख में तर्क दिया गया है कि बहन द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की पूरी अवधारणा, जो उसे कथित तौर पर सुरक्षा प्रदान करती है, वास्तविकता में विषाक्त पुरुषत्व का पर्याय बनकर रह जाती है। लेख तो यह सुझाव देने की सीमा तक चला जाता है कि रक्षाबंधन जैसा त्योहार किसी पर भी यौन उत्पीड़न को उचित ठहराता है, जब तक कि पीड़ित आपकी बहन न हो। बीबीसी हिंदी ने 2022 में प्रकाशित एक प्रथम व्यक्ति कथात्मक कहानी के माध्यम से रक्षाबंधन पर एक और विकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। रक्षाबंधन पर निर्भर नहीं है भाई बहन का सच्चा रिश्ता। इस उत्तेजक शीर्षक को छोड़कर कहानी अपने आप में एक विचित्र कथा है कि कैसे लेखिका बचपन में रक्षाबंधन के समय अपने नारी सुलभ गुणों को महसूस करने हेतु बाध्य हो जाती थी। इस कहानी में वे सभी तथ्य हैं कि रक्षाबंधन की कहानी कैसे नहीं लिखी जानी चाहिए। यह लेख लैंगिक भूमिकाओं, सांप्रदायिक हिंसा और न जाने क्या क्या जोड़कर भाई बहन के सुंदर और शाश्वत बंधन के इस प्रतीकात्मक त्योहार का राजनीतिकरण करता है। परंतु अब क्या ही कहा जाए, यह एक विशुद्ध मार्क्सवादी कहानी जिसे भारतीयता और हिंदुत्व से जुड़ी हर वस्तु से समस्याएं है। हिंदू सामाजिक मुद्दों को सनसनीखेज बनाना, वृंदावन की विधवाएं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। ये मनुष्य को स्वयं के ज्ञान और विवेक का प्रयोग कर तर्क द्वारा स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। हिंदू धर्म सनातन के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है, यानी कि जो गतिबोधक है
और नित नवीन तत्वों को आत्मसात करता रहता है। इसके विपरीत अब्राहमिक धर्म एक पूर्व निर्धारित रूढ़िवादी ढांचे पर चलते हैं और इनमें वैज्ञानिक तर्क वितर्क और समय के साथ परिवर्तन की संभावना कम ही होती है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू समाज में कई सुधार आंदोलन हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई प्रतिगामी प्रथाओं को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है और सामाजिक रूप से इनका प्रचलन कम होता जा रहा है। फिर भी पश्चिमी मीडिया हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीतियों को अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना जारी रखता है। उदाहरण के लिए, बाल विवाह एक ऐसा मुद्दा है जो सभी धर्मों को प्रभावित करता है। फिर भी मुख्यधारा का मीडिया बाल विवाह को हिंदुओं द्वारा प्रचलित एक विशेष सामाजिक बुराई के रूप में चित्रित करता है। आपने इस्लाम में बाल विवाह या बहुविवाह के खतरे के विषय में बात करते हुए कितने पश्चिमी मीडिया लेख देखे हैं, परंतु चूंकि हिंदू धर्म पर निशाना साधना अन्य धर्मों की अपेक्षा सरल है, इसे महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी सामाजिक कुरीतियों के जनक के रूप में चित्रित किया जाता है। BBC, द वॉशिंगटन पोस्ट आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन वृंदावन में अपने परिवारों द्वारा त्याग दी गई हिंदू विधवाओं के विषय से संबंधित सनसनीखेज एवं अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से पटे पड़े हैं। यद्यपि इस मुद्दे की गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता या इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यह एक अमानवीय प्रथा है, परंतु पश्चिमी मीडिया की इस विषय को लेकर अति उत्सुकता निश्चित रूप से परोपकारिता नहीं है। यदि परंपरागत रूप से देखा जाए तो विधवाओं के साथ सभी संस्कृतियों में अधिकतर दुर्व्यवहार ही हुआ है। फिर भी पश्चिमी मीडिया हिंदू धर्म की छवि धूमिल करने को अति आतुर प्रतीत होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में कुछ अंतर्निहित त्रुटि है जो विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार हेतु उत्तरदायी है। आपने ईसाई धर्म या इस्लाम में विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालती हुई कितनी मीडिया कहानियां देखी है। विधवाएं जो घर वापस नहीं लौट सकतीं, 2022, भारत की उपेक्षित विधवाएं, 2002, 6000 विधवाओं वाला भारतीय शहर, 2013, भारत की परित्यक्त विधवाएं जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है, और भारत की अदृश्य विधवाएं, तलाकशुदा और अकेली महिलाएं, 2014। इस विषय पर BBC द्वारा की गई कुछ कहानियों के शीर्षक पर है। वृंदावन, विधवाओं का शहर, 2007, भारत का विधवाओं का शहर, 2010, और विधवापन विकासशील दुनिया की प्रमुख समस्याओं में से एक क्यों है, द गार्डियन के शीर्षक है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी दैनिक डॉन भी वृंदावन की विधवाओं के मुद्दे में रुचि लेता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही एक शीर्षक है, वर्जनाओं को तोड़ना, भारतीय विधवाओं के लिए पहली होली, 2015। यह लेख एक फोटो फीचर है जिसमें छायाचित्रों के साथ कुछ टिप्पणियां भी हैं। कुल मिलाकर लेख यह कहता है कि वृंदावन की विधवाएं होली खेलकर हिंदू परंपरा की बेड़ियां तोड़ रही है। विधवाओं का कहना है कि उन्हें होली खेलने या त्योहारों में नृत्य के माध्यम से हर्षोल्लास का प्रदर्शन करने से रोकने वाली कठोर हिंदू परंपरा को तोड़ना चाहिए। यह वाक्य एक छायाचित्र के समक्ष शीर्षक में लिखे है। यदि लेख में रूढ़िवादी इस्लामी समाज में विधवाओं की स्थिति पर भी कुछ प्रकाश डाला गया होता तो कदाचित पाठक के लिए लेख कुछ और रोचक होता, या फिर लेखक से और लेख प्रकाशित करने वाले मीडिया से इस प्रकार की अपेक्षा रखना शायद कुछ अनुचित होता। वृंदावन में अपने परिवारों द्वारा छोड़ी गई हिंदू विधवाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से नगण्य होगी। फिर भी पश्चिमी मीडिया हिंदुओं और हिंदू धर्म की छवि मलिन करने हेतु इस मुद्दे को बयाचहाकर प्रस्तुत करता है। इस मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित अधिकांश सामग्री इस कथन को बढ़ावा देती है कि हिंदू धर्म अपने आप में स्वाभाविक रूप से बुरा है और इसलिए वृंदावन की विधवाओं की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। वृंदावन की विधवाओं के विषय को लेकर पश्चिमी मीडिया की अत्यधिक रुचि को भला किस प्रकार से देखा जाए। एक कारण यह है कि उन्हें अपने वेब प्रकाशनों के पन्नों और को भरने हेतु सनसनीखेज कहानियों की आवश्यकता होती है और दूर की संस्कृतियों और सभ्यताओं का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत करने वाली अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां इस खांचे में पूर्णतया फिट करती है। यद्यपि एक दूसरा कारण यह भी है कि इस प्रकार के विषय वैश्विक स्तर पर पनप रहे हिंदू धर्म विरोधी कथानक में फिट बैठते हैं और हिंदू धर्म को अमानवीय ढंग से चित्रित करने और हिंदू संस्कृति और परंपराओं का अति सरलीकरण कर उन पर जबरन अब्राहमिक ढांचे को थोपने के एजेंडे को विस्तार देते हैं। भारत में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को लेकर विरोधाभासी आख्यान। भारत में महिलाओं के मुद्दों को लेकर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग दोहरे मानदंडों से परिपूर्ण है। यह सांप्रदायिक कार्ड खेलने के लिए महिलाओं के अधिकारों के कथानक का उपयोग करता है। सामान्य रूप से भारतीय महिलाओं के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय या हिंदू महिलाओं के मुद्दों पर
चूंकि अधिकांश भारतीय महिलाएं हिंदू हैं, यह परंपरा बनाम आधुनिकता के द्विआधारी को अपनाता है। भारत के मूल निवासियों को पुराने जमाने के और जीर्णशील रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से चिपके रहने और आधुनिकता को अपनाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाता है। परंतु मुस्लिम महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय सर्वाधिक भयावह और पुरातन प्रथाएं एकाएक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन जाती है। जैसा कि पिछले अनुभागों में कई उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया गया है, पश्चिमी मीडिया हिंदू रीति रिवाजों, त्योहारों और परंपराओं के सबसे सौम्य पहलुओं पर भी कटाक्ष करता है, ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि ये प्रतिगामी है और हिंदू महिलाओं के लिए इन्हें पूर्णतः त्याग देना ही श्रेष्ठ रहेगा। परंतु इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में 3 तलाक, हिजाब आदि घोर महिला विरोधी प्रथाओं को पश्चिमी मीडिया द्वारा सूक्ष्म रूप से उचित ठहराया जाता है और शायद महिमामंडित भी किया जाता है। यदि आप विभिन्न देशों में हिजाब प्रतिबंध के मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया की कवरेज देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। भारतीय राज्य कर्नाटक कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की हट को लेकर एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया। फरवरी 2022 में तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। सर्कुलर ने आधिकारिक तौर पर हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन इसने ऐसे मामलों में स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन को स्वायत्तता प्रदान की, यानी अगर राज्य में कोई शैक्षणिक संस्थान परिसर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाता है तो छात्रों को उस नियम का पालन करना होगा। यह मुद्दा कर्नाटक उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने अंततः आदेश को ज्यों का त्यों रखा और कहा कि इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विभाजित फैसला सुनाया। पश्चिमी मीडिया ने इस मुद्दे को बयां चढ़ाकर प्रस्तुत किया। भारतीय सरकार को एक क्रूर इकाई के रूप में चित्रित किया गया जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का हनन कर रही है। हिजाब जैसा अतिरूढ़िवादी पितृसत्तात्मक प्रतीक, जिसके कारण ईरान में 20 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई, जिसे अनिवार्य हिजाब प्रतिबंध का उल्लंघन करने हेतु ईरान की नैतिकता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यही हिजाब अचानक भारतीय संदर्भ में महिला मुक्ति का प्रतीक बन गया। फरवरी 2022 में एनबीसी न्यूज ने इस मुद्दे पर एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक कहता है, भारत में मुस्लिम महिलाएं स्कूलों में हिजाब पर राज्य के प्रतिबंध का विरोध करती है। लेख में महिलाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण किया गया है, जिसका उपयोग सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध हिंदुत्व बहुसंख्यकवादी होने के अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के तहत भारत में हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही है। मोदी कहते हैं कि उनकी नीतियों से सभी भारतीयों को लाभ होता है, परंतु उनकी पार्टी को इस वर्ष कई प्रमुख राज्य चुनावों का सामना करना पड़ रहा है और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि हिजाब का मुद्दा उनके वोट बैंक को बढ़ा सकता है। लेख में कहा गया है। अक्टूबर 2022 के बीबीसी शीर्षक में लिखा है, हिजाब पर निर्णय, कक्षाओं में हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध पर भारत का सुप्रीम कोर्ट विभाजित है। लेख में कर्नाटक सरकार के हिजाब प्रतिबंध के विरुद्ध मामला बनाने के लिए मलाला यूसुफ के चुनिंदा उद्धरण दिए गए हैं। लेख में कहा गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफज़ई, जो मात्र 15 साल की थीं जब वह लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाने के कारण पाकिस्तान में तालिबान के हमले में बच गई थीं, उन्होंने भी इस विवाद में अपना पक्ष रखा और भारत के नेताओं से मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकने के लिए कुछ करने का आह्वान किया। भारत विवाद बढ़ने पर हिजाब विरोध पर प्रतिबंध। भारत में हिजाब विवाद। मैं बस बयान करना चाहती हूँ, हिजाब विवाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कैसे खतरे में डाल रहा है। भारत मुस्लिम महिलाओं के लिए समान नागरिक संहिता का क्या अर्थ होगा, और भारत में 3 तलाक प्रतिबंध पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर डॉयच वेल की कवरेज की कुछ सुर्खियां हैं। भारत में हिजाब विवाद, क्या पहनना है यह तय करना एक महिला का अधिकार है। एनाडोलू एजेंसी की हेडलाइन है। रिपोर्ट कर्नाटक के विभिन्न राजनीतिक दलों के तत्कालीन विपक्षी सदस्यों के हिजाब संबंधी वक्तव्यों को जोरदार तरीके से प्रस्तुत करती है, ताकि कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए 2022 हिजाब प्रतिबंध निर्णय के विरुद्ध पक्ष को मजबूत किया जा सके। यह लेख हिजाब प्रतिबंध को मोदी सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को वैध बनाने और हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद को सक्षम करने के कथानक के ढांचे में रचकर प्रस्तुत करता है। लाइफगेट नामक वेबसाइट के शीर्षक में लिखा है,
भारत में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ रही है। इस लेख में भारत में हिजाब प्रतिबंध विरोधी प्रदर्शनों के बारे में विभिन्न प्रतिभागियों के बयान दिए गए हैं और प्रदर्शनकारियों में से एक के हवाले से कहा गया है कि हिजाब पहनने पर आक्रमण इस्लामी मूल्यों के विरुद्ध आक्रमण का एक हिस्सा है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा लेख के दायरे से बाहर है, लेकिन मुद्दा यह है कि पश्चिमी मीडिया तंत्र मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर एक अतिरूढ़िवादी और प्रतिगामी कथानक का प्रचार प्रसार करता है। इसकी तुलना यदि आप हिंदू महिलाओं को चित्रित करते समय अपनाए जाने वाले अतिसतर्क तरीके से करें तो देखेंगे कि कैसे यही मीडिया हिंदू त्योहारों और परंपराओं को उनके गहरे प्रतीकवाद या पृष्ठभूमि और संदर्भ के बारे में किंचित मात्र भी जानकारी बिना दुर्भावनापूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक के रूप में परिभाषित और प्रस्तुत करता है। भारत को बलात्कार की राजधानी बताने का मिथक। जब भारत में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों को लेकर विमर्श होता है तो पश्चिमी मीडिया भद्दे सामान्यीकरण का सहारा लेता है और अपरिपक्व खबरें व आधे अधूरे समाचार देकर बच निकलता है। कई पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने तो बिना किसी विश्वसनीय प्रमाण के भारत को दुनिया की बलात्कार की राजधानी तक करार दे दिया है। जून 2023 में स्टॉप हिंदुद्वेष द्वारा प्रकाशित एक लेख भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के पश्चिमी मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग को उजागर करता है। यह द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कहानी का विश्लेषण करता है जो भारत को दुनिया की बलात्कार की राजधानी के रूप में चित्रित करती है। लेख यह दर्शाने हेतु पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि पश्चिम बलात्कार के अपराध से बड़े पैमाने पर ग्रस्त है और यहाँ बलात्कार की समस्या भारत की तुलना में 10 गुना अधिक है। जिस प्रकार से पश्चिमी मीडिया भारत में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों को रिपोर्ट करता है, एक आम व्यक्ति यह सरलता से मान सकता है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां इस प्रकार के अपराध होते हैं। भारत की बलात्कार की समस्या के पीछे क्या है? 2019 में डॉयच वेल द्वारा लिखे गए एक लेख की हेडलाइन पढ़िए। लेख में यह प्रमाणित करने के लिए मूल्य आधारित सामान्यीकरण का सहारा लिया गया है कि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जो देश को महिलाओं के लिए असुरक्षित बनाता है। लेख में कहा गया है, पिछले कुछ महीनों में भारत में बलात्कार के कई मामलों ने देश में लिंग आधारित हमलों के मुद्दे पर प्रकाश डाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि गहरी पैठ वाली पितृसत्ता ने भारत में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया है जिससे यहाँ की महिलाएं द्वितीय श्रेणी का दर्जा पाकर रह गई है। बलात्कार जैसे अपराध पूरी दुनिया में होते हैं, फिर भी आपने पश्चिमी मीडिया में ऐसे कितने लेख देखे हैं जो पश्चिमी देशों में पनप रही बलात्कार की समस्या को वहां की पितृसत्तात्मक संस्कृति या इन देशों में महिलाओं की द्वितीय श्रेणी की स्थिति से जोड़ते हुए चित्रित करते हैं? शायद कोई नहीं। ऐसा लगता है कि इस प्रकार के बेतिके सामान्यीकरण केवल भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए ही आरक्षित है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों पर पश्चिमी मीडिया कवरेज 2012 में दिल्ली में चलती बस में एक युवती के सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना के पश्चात अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई, जिसे आमतौर पर निर्भया कांड के रूप में जाना जाता है। निर्भया मामला भारतीय युवाओं के सामाजिक सरोकार का केंद्र बिंदु बन गया, जो दिल्ली जैसे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा की कमी का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। प्रत्येक भारतीय महिला के साथ कुछ मिनटों के भीतर बलात्कार होने को लेकर सनसनीखेज दावे करने वाले निराधार लेख वैश्विक मीडिया में धड़ल्ले से प्रकाशित होने लगे। फिर भी विडंबना यह है कि जब सबसे अधिक बलात्कार की घटनाओं वाले देशों के आंकड़ों की बात आती है तो भारत शीर्ष 10 में भी नहीं आता है। द बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा प्रकाशित 2020 की एक रिपोर्ट बलात्कार की व्यापकता पर विश्वव्यापी आंकड़े प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बलात्कार की दर वाले 10 देश दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बरमूडा, स्वीडन, सूरीनाम, कोस्टा रिका, निकारागुआ और ग्रेनेडा है। रिपोर्ट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका और रूस के साथ बलात्कार की उच्च दर वाले देशों की सूची में भारत का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि इसमें यह भी कहा गया है कि 2020 तक भारत में प्रत्येक 1 लाख लोगों की बलात्कार दर 1.80% है। इसकी तुलना में अमेरिका में बलात्कार का आंकड़ा 27.3 प्रति 1 लाख लोगों पर है। रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन, जो सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाओं वाले 10 देशों की सूची में 6वें स्थान पर है, के लिए तुलनात्मक आंकड़ा 63.50 है। फिर भी आपने अमेरिका या स्वीडन में बलात्कार की संस्कृति की निंदा करने वाली कितनी पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट देखी है?
यह विचित्र प्रतीत होता है कि भारत, जहां प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2% से भी कम बलात्कार दर है, को दुनिया भर में बलात्कार की राजधानी की उपाधि मिली हुई है, जबकि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में बलात्कार की समस्या की ओर शायद ही कभी ध्यान केंद्रित किया जाता है। आलोचना तो दूर की बात है,